सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था कि खानवा युद्ध में उनकी हार होती है। उनकी हार के बाद में इरिच नामक स्थान पर उनके साथियों के द्वारा चंदेरी युद्ध में जाने से पूर्व उन्हें जहर दे दिया जाता है। कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार वो मांडलगढ़ में किया जाता है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं कि महाराणा सांगा के बाद में मेवाड़ की क्या स्थिति रहती है, आखिर महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी कौन थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें विदित है कि महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर के 1528 तक रहता है। इनके उत्तराधिकारियों की अगर बात करें, जिनमें रतन सिंह द्वितीय इनका सबसे बड़ा पुत्र था। रतन सिंह द्वितीय इनका सबसे बड़ा पुत्र था। भोजराज इनका उत्तराधिकारी था। उसके अलावा विक्रमादित्य और उदय सिंह भी उनके उत्तराधिकारी थे। विक्रमादित्य व उदय सिंह। अब दोस्तों, इनमें से भोजराज की मृत्यु इनके जीवन काल में हो जाती है। महाराणा सांगा के जीवन काल में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, भोजराज का विवाह मीराबाई के साथ में हुआ था, अर्थात मीराबाई महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी। रतन सिंह द्वितीय और भोजराज, इनकी जो माता है उनका नाम था दोस्तों धनबाई, जो मारवाड़ की थी। माता का नाम था धनबाई। कहां की थी? मारवाड़ की। विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनकी माता का नाम था दोस्तों रानी कर्मावती। क्या नाम था? रानी कर्मावती या हाड़ी रानी कर्मावती, जो इतिहास में काफी फेमस है। ये इनकी अलग अलग रानियां हैं, जिनसे इनके अलग अलग पुत्र हैं। रतन सिंह द्वितीय और भोजराज, इनकी माता का नाम धनबाई है, मारवाड़ की थी। विक्रमादित्य और उदय सिंह इनके पुत्र हैं, जिनकी माता का नाम हाड़ी रानी कर्मावती है, जो बूंदी की थी। अब दोस्तों, राणा सांगा के बाद में जो इनके उत्तराधिकारी रहते हैं, इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो रहते हैं रतन सिंह द्वितीय, और इनका शासनकाल रहता है दोस्तों 1528 से 1531। 1528 से 1531 रतन सिंह द्वितीय का शासनकाल रहता है। अब दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जिस समय रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, अर्थात चित्तौड़ के शासक बनते हैं, उस समय विक्रमादित्य, उदय सिंह और हाड़ी रानी कर्मावती ये चित्तौड़ में उपस्थित नहीं है। ये निवास कर रहे थे रणथंभौर दुर्ग में। कहां निवास कर रहे थे? रणथंभौर दुर्ग में। और दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग जो है, ये महाराणा सांगा ने जीवित रहते हाड़ी रानी कर्मावती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इसी रणथंभौर दुर्ग के आधिपत्य को लेकर के रतन सिंह द्वितीय और हाड़ी रानी कर्मावती दोनों में मनमुटाव हो जाता है। और इसी मनमुटाव का कारण बनता है कि रानी कर्मावती बाबर को आमंत्रित करती है मेवाड़ पर आक्रमण के लिए, और कहती है कि अगर बाबर मेरे पुत्र विक्रमादित्य को रतन सिंह द्वितीय के स्थान पर शासक बनाता है तो इसे रणथंभौर दुर्ग उपहार स्वरूप या भेंट दिया जाएगा, रणथंभौर दुर्ग दिया जाएगा। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं रतन सिंह द्वितीय। तो रतन सिंह द्वितीय जो है इनका शासनकाल जैसा कि हमें ज्ञात है 1528 से 1531 इनका शासनकाल रहता है। अल्पाकाल इनका शासन है। 1528 से 1531। परीक्षा की दृष्टि से इनसे सिलेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखनी है। माता का नाम धनबाई, पिता का नाम महाराणा सांगा। दोस्तों इनकी मृत्यु कैसे होती है? इनकी मृत्यु की बात करें तो अहेरिया उत्सव के दौरान, अहेरिया उत्सव के दौरान 1531 में रानी कर्मावती के भाई सुरजन सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा के साथ में लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। ये मारे जाते हैं, रतन सिंह द्वितीय और सुरजन हाड़ा दोनों मारे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो रतन सिंह द्वितीय के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। इनके बाद में दोस्तों शासक बनते हैं, वो बनते हैं विक्रमादित्य। वो शासक बनते हैं विक्रमादित्य। इनका शासनकाल रहता है दोस्तों 1531 से लेकर के 1536 तक। 1531 से 1536 विक्रमादित्य का शासनकाल रहता है। इनकी माता का नाम था रानी कर्मावती। रानी कर्मावती इनकी माता का नाम था। इतिहास में ये एक अयोग्य शासक के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो सरदार थे इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मीराबाई से भी इनका अनबन रहती थी। दोस्तों इनके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है, वो है कि इनके शासनकाल में मेवाड़ का द्वितीय शाखा होता है। इनके शासनकाल में मेवाड़ का द्वितीय शाखा होता है और यही इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और ये शाखा होता है दोस्तों 1534 में। और गुजरात का शासक बहादुर शाह जो है इस शाखे का कारण बनता है। गुजरात का शासक बहादुर शाह है। दोस्तों बहादुर शाह मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर ये 2 बार आक्रमण करता है। प्रथम आक्रमण करता है ये 1533 में और द्वितीय आक्रमण करता है ये 1534 में। प्रथम आक्रमण करता है 1533 में, द्वितीय आक्रमण करता है 1534 में। अब दोस्तों प्रथम आक्रमण के समय रानी कर्मावती इसे रणथंभौर दुर्ग और कुछ उपहार, कीमती वस्तुएं देकर के इसे लौटा देती है। युद्ध करना जो है इस समय रानी कर्मावती उचित नहीं समझती, क्योंकि इसमें विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों अलग वयस्क थे। रानी कर्मावती इनकी संरक्षिका थी उदय सिंह की, अल्पायु होने के कारण। अब द्वितीय जो आक्रमण होता है, इस आक्रमण से पूर्व रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है रक्षा के लिए, लेकिन हुमायूं जो है द्वितीय शाखे के दौरान, द्वितीय आक्रमण के दौरान उपस्थित नहीं हो पाता। उस समय वो कालिंजर दुर्ग का घेरा डाले हुए था जो मालवा में है। तो दोस्तों 1534 में आक्रमण होता है और इस आक्रमण के पूर्व जो है विक्रमादित्य और उदय सिंह
विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को रानी कर्मावती जो है ये अपने ननिहाल बूंदी भेज देती है, अपने ननिहाल बूंदी भेज देती है। दोस्तों इस आक्रमण के समय मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है और इसमें केसरिया रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है। रावत बाघ सिंह कहां का था? देवलिया प्रतापगढ़ का, देवलिया प्रतापगढ़ का। और जो शाखा है जोहर जो है वो होता है कर्मावती व रावत बाघ सिंह की पत्नी जवाहर बाई के नेतृत्व में। केसरिया होता है रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, देवलिया प्रतापगढ़ का था, कर्मावती के नेतृत्व और जवाहर बाई के नेतृत्व में शाखा जोहर होता है। अब चूंकि मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर बहादुर शाह गुजरात के शासक का अधिकार हो जाता है 1534 में। और दोस्तों ये अपने ननिहाल में है, बूंदी में। इसी बीच में बहादुर शाह को जानकारी मिलती है कि हुमायूं कालिंजर दुर्ग को विजिट करने के बाद में कालिंजर दुर्ग से वो बढ़ रहा है गुजरात की ओर। तो ये जो है ये भागता है गुजरात की ओर, ये भागता है गुजरात की ओर, और गुजरात की ओर भागता है। हुमायूं की सेना इसके पीछे रहती है और ये भाग जाता है गोवा, ये गोवा भाग जाता है। और बताया जाता है कि इसकी हत्या समुद्र में पुर्तगालियों के द्वारा कर दी गई 1537 में, पुर्तगालियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अब दोस्तों जैसे ही ये बहादुर शाह गुजरात की ओर भाग जाता है तो विक्रमादित्य और उदय सिंह और उसके जो सैनिक है, सरदार है, वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, पुनः अधिकार कर लेते हैं। इसी बीच में जो बनवीर था दोस्तों, बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी रानी। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? उड़ना राजकुमार, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, रायमल के पुत्र थे ये। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी अनोरस नाम था, यहां पुतलदेव उन्हें कहा जाता है। का पुत्र बनवीर। बनवीर अब ये कहता है, विक्रमादित्य का विरोध करता है और कहता है कि जिस समय चित्तौड़ पर जब आक्रमण होता है बहादुर शाह का गुजरात के, उस समय विक्रमादित्य और उदय सिंह कहां है? ननिहाल बूंदी में। तो इनमें राज्य संभालने के जो गुण है वो कम है। तो ये कहते हुए बनवीर जो है विरोध करता है। अब दोस्तों ये क्या करता है बनवीर? 1536 में इसकी हत्या कर देता है विक्रमादित्य की। 1536 में विक्रमादित्य की इसने हत्या कर दी है और स्वयं शासक बन जाता है। 1536 से लेकर के 1537 तक ये शासक रहता है। अब दोस्तों जब 1536 में ये विक्रमादित्य की हत्या करता है और विक्रमादित्य की हत्या करने के उपरांत ये बढ़ता है उदय सिंह की हत्या करने हेतु। उदय सिंह की हत्या करने हेतु ये बढ़ता है। उदय सिंह की हत्या की जानकारी जैसे ही पन्ना धाये को मिलती है, जो इनकी धाये मां थी, तो वो क्या करती है? अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की, भावी महाराणा उदय सिंह की ये रक्षा करती है। और दोस्तों उदय सिंह को ये कुंभलगढ़ दुर्ग भेज देती है, कुंभलगढ़ दुर्ग ये भेज देती है। और जहां इनका संरक्षक नियुक्त किया जाता है आशा देवपुरा को, आशा देवपुरा को इनका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। दोस्तों उदय सिंह बनवीर की अगर बात करें तो इनके दो कार्य ध्यान रखिए। इन्होंने चित्तौड़ में नौलखा महल का निर्माण करवाया है, नौलखा महल का निर्माण करवाया है।
उसके अलावा इन्होंने तुलादान राशि पर तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया है। और तुलजा भवानी जो माता है ये शिवाजी की कुल देवी मानी जाती है। शिवाजी की कुल देवी ये मानी जाती है। तो दोस्तों 1537 से लेकर के 1572 तक इनके बाद में शासक बनते हैं उदय सिंह, और उदय सिंह बनवीर को पराजित करके शासक बनते हैं। और उदय सिंह की बात अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।